दोस्तों, आप सभी का हॉट कहानियां यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चाचा खड़ा था थोड़ी देर पहले। आकर्ष को धमकी देने वाला वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी अब खून से डूबा पड़ा था। उसका शरीर तो था मगर सिर गायब। क्या हुआ? वह मर कैसे गया? कई लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। सिर्फ कुछ लोग थे जिनकी दृष्टि तेज थी और जिन्होंने पूरी घटना की एक हल्की सी झलक देखी था। स्वीक स्वीक एक सुनहरे रंग की रोशनी वापस से उड़ते हुए आकर्ष के कंधे पर आकर बैठ गई। ये सुवर्णा थी, वही छोटी सी चूहिया जिसे कोई खतरनाक नहीं मान रहा था। इस समय इस छोटी सी चूहिया के हाथ में एक छोटी सी तलवार भी थी जिसकी धार पर खून लगा हुआ था और बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा था। यह एक जादुई हथियार था। पूरा अखाड़ा सन्नाटे से भरा पड़ा था और लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सभी बस एक दूसरे से आंखों ही आंखों में एक ही सवाल पूछ रहे थे कि क्या जयंत के साथ आए उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की जान इस छोटी सी चूहिया ने ली है। इससे पहले उन्होंने देखा था कि सूर्य केतु और उरुमी दोनों उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की ताकत के छोटे से अंश का सामना कर चुके हैं। उस समय जब इस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अपनी ताकत प्रदर्शित की थी तब वह एक मूल मंडल के 9वें स्तर का योद्धा था। सभी लोग तभी समझ गए थे कि यह बुजुर्ग अवस्था का आदमी असल में राजकुमार पारस के महल का सदस्य और जिसकी वह सुरक्षा कर रहा है, यानी कि वह जवान आदमी वह राजकुमार पारस का बेटा राजकुमार जयंत। लेकिन फिर थोड़ी देर पहले आकर्ष ने राजकुमार जयंत का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया था। इस दृश्य ने दर्शकों को एकदम चौंका दिए। बाद में जब पता चला कि आकर्ष ने ऐसा क्यों किया है तो सभी को और ज्यादा हैरानी हुई। इन सब का असली कारण अखाड़े में खड़ा एक दासत जिस प्रकार से आकर्ष ने अपना गुस्सा प्रदर्शित किया था उसी से स्पष्ट हो गया था कि उस दास के साथ उसका कुछ गहरा संबंध है। लेकिन फिर भी इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि उस एक दास के लिए आकर्ष राजकुमार पारस के महल के एक योद्धा को जा से मार देगा। एक दास के लिए शाही परिवार से दुश्मनी किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। आकर्ष ने बस कहा कि वह अब से उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता और अगले ही पल वह आदमी मारा गया। क्या ये चूहिया कोई आसुरी जानवर है? पता नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पाया था कि उसने हमला कब किया था, इसलिए कुछ भी नहीं पता कि उसके सिर के ऊपर हाथियों की परछाइयां कितनी थी और उसने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया है। हमला बहुत तेज था। अगर एक मूल मंडल के 9वें स्तर का योद्धा इतनी आसानी से इसका निशाना बन गया तो कम से कम उसकी ताकत मूल मंडल के 9वें स्तर से तो आगे होगी। मूल मंडल से 9वें स्तर के आगे का आसुरी जानवर, तो क्या यह एक अथर्व मंडल का आसुरी जानवर हो सकता है? जैसे जैसे लोगों की बातें आगे बढ़ रही थी लोगों के दिलों में डर भी उतना ही ज्यादा उत्पन्न हो रहा था। बहुत ही जल्द पूरे अखाड़े में यह बात फैल गई कि उस चूहिया का ऊर्जा स्तर क्या है और वह कितनी ज्यादा खतरनाक है। लोग जितना ज्यादा सुवर्णा के बारे में जान रहे थे आकर्ष को लेकर उनकी हैरानी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही था। तुमने शरद चाचा को मार डाला। जयंत की आवाज बुरी तरह से कांप रही थी। उसका गला अभी भी आकर्ष के हाथ में। अगर तू फिर से एक शब्द भी बोला तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे शरद चाचा का हुआ है। आकर्ष ने एक बार फिर से भारी आवाज में कहा। इस बार उसके शब्दों ने बहुत ही गहरा असर किया और जयंत जो कि कुछ बोलने वाला था वह तुरंत डर के मारे बिल्कुल चुप हो गए। इस बीच आकर्ष के हाथ में भी कुछ हल्के परिवर्तन होने लगे। उसके नाखून धीरे धीरे करके बढ़ने लगे जो कि किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं था। एक इंसान के नाखूनों का इस तरह से बढ़ जाना संभव ही नहीं। नाखून अब जयंत के गले में धंसने लगे थे और उसे और भी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन उसने बोलकर कुछ नहीं कहा। दर्द में होते हुए भी उसने कोई आवाज नहीं कचरा कहीं का। आकर्ष ने एक तिरस्कार से भरी आवाज में कहा और किसी कचरे के थैले की भांति जयंत को उठाकर फेंक दिए। एक धड़ाम की आवाज के साथ जयंत उड़ता हुआ सीधा जाकर पिंजरे से टकराया और फिर सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर। चोट उसके नाक पर आई थी जिस वजह से उसके नाक से खून बहने लग। तुमने डेट जयंत ने दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी आंखों में आकर्ष के प्रति गुस्से और कत्ल का भाव साफ दिख रहा था। शायद तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा। अचानक से जयंत के शरीर पर एक दबाव पड़ा और जयंत उस अखाड़े वाले क्षेत्र से उड़ते हुए बहुत दूर जा गिर। वह कहां पर गिरा, कहां गया, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चल। जयंत को रास्ते से हटाने के बाद आकर्ष सुवर्णा के साथ अखाड़े की तरफ बढ़ने लग। अखाड़े में बैठे सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए थे और बिल्कुल चुप होकर सामने की ओर देख रहे थे। सभी को जानना था कि अब आकर्ष आगे क्या करने वाला। इस समय पर वह किसी राक्षस
राक्षस की तरह लग रहा था जो अपने शिकार की ओर बढ़ रहा। इसके साथ चलो, मुझे डर है कि गुस्से में अगर इसने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। सूर्यकेतु ने उरुमी को आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजा और आकर्ष के पीछे पीछे चलने लग। कुछ ही क्षणों में आकर्ष उस पिंजरे के ठीक सामने पहुंच गया जो अखाड़े के चारों तरफ लगा था। उसके द्वार के पास आने के बाद उसने द्वार पर खड़े कर्मचारियों की ओर देखा और बहुत ही कर्कश आवाज में कहा, इस खोलो। हालांकि कर्मचारी आकर्ष से बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन फिर भी किसी ने भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उनमें से किसी ने भी दरवाजा खोला तो फिर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सुवर्णा, आकर्ष ने गुस्से में सुवर्णा को आदेश दिया और सामने मौजूद दरवाजे की ओर इशारा किए। सुवर्णा नाम सुनकर दरवाजे के सामने खड़े कर्मचारी डर से थर-थर कांपने लग। दरअसल उन्हें भी इस समय तक पता चल चुका था कि सुवर्णा असल में उस छोटी सी चूहिया का नाम है जो आकर्ष के कंधे पर बैठी है। अभी थोड़ी देर पहले ही आकर्ष के आदेश पर इस छोटी सी चूहिया ने राजकुमार के शरद चाचा को खत्म किया था। ये दृश्य अभी भी उन कर्मचारियों की आंखों में बसा था। अब फिर से सुवर्णा नाम सुनकर उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि अब आगे क्या होने वाला। स्विच, जैसा कि उन्होंने सोचा था। आदेश मिलते ही सुवर्णा एक बार फिर से एक सुनहरे रंग की रोशनी में बदली और उस दरवाजे की तरफ बढ़। एक बार फिर उसने अपने छोटी तलवार को हवा में उठाया और एक जोर का प्रहार दरवाजे पर किया। प्रहार होते ही दरवाजा ऐसे टूटा जैसे बालूरेत का बना। जिस पिंजरे को काटना सभी के लिए लगभग असंभव था, उसके दरवाजे को सुवर्णा ने अपनी तलवार के एक प्रहार से नष्ट कर दिया था। दरअसल दरवाजा कमजोर पड़ने का दूसरा कारण ये था कि इस पिंजरे को आसुरी जानवरों और योद्धाओं को रोकने के लिए बनाया गया था। अब अखाड़े के अंदर तो योद्धाओं को जादुई हथियारों का इस्तेमाल करने से मना किया गया था, इसलिए पिंजरा भी इस हिसाब से बनाया गया था कि सिर्फ शारीरिक शक्ति को रोक। तो जब सुवर्णा ने अपने जादुई हथियार के साथ इस पर प्रहार किया तो दरवाजा उसके प्रहार को सहन नहीं कर पाया और टूट गए। टीके टीके टीके। पूरे अखाड़े में अब सिर्फ आकर्ष के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी जो उस दास की तरफ बढ़ रहा था। अखाड़े के अंदर खड़े उस दास ने जब कदमों की आहट सुनी तो उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कोई अपना लौट आया है, इसलिए उसने मुड़कर भी पीछे की ओर देख। भले ही अब वह एक दास बन चुका था, लेकिन उसका चेहरा एक तेज से भरा था। उसकी आंखों की स्थिरता ही इसका जवाब दे रही थी कि वह दास बनने से पहले किसी बड़े परिवार से संबंध रखना होगा। जैसे ही उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था तो उसकी आंखों में अचानक से एक हलचल हो। छोटे भाई आकर्ष, क्या ये सच में तुम ही हो? उस दास ने पूछा। हालांकि उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा धीमी थी, लेकिन फिर भी आकर्ष ने उसके शब्दों को सुन लिया था। उसके शब्द ऐसे थे जैसे सालों से उनके अंदर कोई दर्द छुपा हो। उनमें एक वेदना की पुकार। बड़े भाई मेहर, आप इस हालत में कैसे? दास के करीब पहुंचकर आकर्ष ने सीधा उसे अपने गले लगा लिया और एक दबी हुई आवाज में पूछ। इस समय आकर्ष को अपने मन के अंदर एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। मेहर, यह वही मेहर था जिसने एक समय पर सप्तशोरी गुरुकुल में आकर्ष को मरने से बचाया था। हाँ, यह विभाग प्रमुख मानव का इकलौता बेटा मेहर ही। जिस प्रकार शौर्य को उसने अपना बड़ा भाई माना था, ठीक उसी प्रकार मिहिर को भी वह अपना बड़ा भाई मानता था। ये कुछ चुनिंदा लोग थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से उसे मौत के मुंह में जाने से बचाया था। इनका आपसी रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा था। तो तुम जिंदा हो? मुझे लगा था कि मिहिर आगे कुछ कह नहीं पाए। वह बस आकर्ष के गले लगा रहा। जैसे बरसों बाद उसका परिवार का कोई सदस्य वापस उसके पास लौटकर आया। मिहिर भाई, आपकी यह हालत किसने ने की? आप एक दास के रूप में यहाँ कैसे? थोड़ी देर के बाद आकर्ष ने अपने मन में उमड़ रही भावनाओं को शांत किया और मेहर से पूछ। वैसे तो सूर्यकेतु और उरुमी को मेहर की पहचान के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से आकर्ष और वह बात कर रहे थे उसके साथ वह दोनों उसकी पहचान का एक अंदाजा लगा पा रहे थे। अगर उनका अंदाजा गलत नहीं था तो यह मेहर भी उसी सप्तशोरी गुरुकुल का शिष्य होना चाहिए था जिसे त्रिपुर गुरुकुल ने नष्ट कर दिया था। अगर आकर्ष इस दास को अपना बड़ा भाई बता रहा है तो इसकी पहचान बहुत ही ज्यादा विशेष होनी चाहिए। हो सकता है यह उसी की तरह सप्तशोरी गुरुकुल का जिंदा बचा शिष्य हो। भीर को भी अब मिहिर की पहचान का हल्का अंदाजा हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ सवाल थे जिनका जवाब उन्हें नहीं मिला। जैसे कि जब गुरुकुल के सभी सदस्य मारे गए थे तो फिर मेहर जिंदा कैसे बच गया, और अगर वह जिंदा बच भी गया था तो भी इस अखाड़े में क्या कर रहा था? वह भी एक दास के रूप में। स्थिति
स्थिति को समझते हुए आकर्ष ने अपने बड़े भाई मेहर का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अखाड़े से बाहर जाने लग। बड़े भाई मेहर, चलिए पहले यहाँ से चलते हैं, हमें पहले कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहाँ पर आप अपने आप को स्वच्छ कर सको। इस प्रकार के वेश में आप बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे, आकर्ष ने अपनेपन के भाव के साथ मेहर से कहा। वैसे मेहर से इतना लगाव रखने की एक और वजह भी थी। जब गुरुकुल नष्ट हो रहा था और आकर्ष की खुद की जान खतरे में थी, तब मेहर के पिता विभाग प्रमुख मानव ने अपनी जान खतरे में डालकर आकर्ष को बचाया था, सिर्फ इसलिए ताकि आगे भविष्य में आकर्ष गुरुकुल का बदला ले सक। खुद मिहिर भी उसके लिए एक भाई की तरह इसका सहारा बनकर हमेशा तैयार खड़ा रहा था। गुरुकुल में जब जब आकर्ष को जरूरत पड़ी, मिहिर वह पहला इंसान था जो उसकी मदद के लिए सबसे आगे आए। तो ऐसे में जब मिहिर खुद अब मुसीबत में था तो वह उसका साथ भला कैसे नहीं देता। रुक जाओ आकर्ष, मैं अब सिर्फ एक दास हूँ और दास की कोई अहमियत नहीं होती। यह पूरी जगह राजा के भाई राजकुमार पारस के द्वारा चलाई जा रही है। अगर तुमने यहाँ से मुझे ले जाने की कोशिश की तो बेवजह तुम शाही परिवार के दुश्मन बन जाओगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे लिए मेरे पिता ने बहुत कुछ किया है, मैं उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने दे सकता। मिहिर ने आकर्ष को समझाते हुए कहा, मैं पहले ही उनसे दुश्मनी कर चुका हूँ, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मेरे खिलाफ क्या कदम उठाते हैं। आकर्ष ने बिल्कुल निश्चिंत होकर मेहर से कहा और उसे वहां से ले जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से एक परछाई ने आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया। आकर्ष सिंह जानिया, उस परछाई ने एक गुस्से से भरी आवाज में कहा, ये कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग अवस्था का आदमी था जो इतनी देर से अखाड़े में हो रहे मुकाबलों का निर्णायक बना हुआ था। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने एक बहुत ही कर्कश आवाज में आकर्ष को धमकी देते हुए उसकी आंखों में धीरे धीरे करके कत्ल का भाव तक आने लगा। यह मेरे बड़े भाई हैं तो तुम समझ सकते हो कि इनका मेरे लिए क्या महत्व है। दुश्मनी मैं पहले कर चुका हूँ तो थोड़ा सा और खून बहाने में मुझे कोई भी समस्या नहीं होगी। तुम सोच लो कि क्या तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो। लक्ष्य की आभा ने एक बार फिर से उस पर हल्का नियंत्रण करना शुरू किया, जिसके बाद फिर से वही भारी आवाज आकर्ष के अंदर से सुनाई। क्या कहा तुमने? तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो? तुमने इस पूरे क्षेत्र को समझ क्या रखा है? मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि यह तुम्हारा भाई है या कोई और, लेकिन जब हमारे लोगों ने इसे पकड़ लिया है तो अब ये हमारा दास बन चुका है। ये जिंदा रहेगा तो भी हमारे लिए दास बनकर रहेगा और मरेगा तो भी हमारा फायदा करवा कर मरेगा। तुमने राजकुमार पारस के महल के एक सदस्य को खत्म करके उनसे दुश्मनी कर ली है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इसी क्षण आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा तुम्हें आज मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने भी वापस एक कर्कश आवाज में जवाब दिए। अपनी बात खत्म करने के तुरंत बाद उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। एक एक करके उसके सिर के ऊपर हाथियों की परछायां प्रकट होना शुरू हो गई और फिर हाथियों की परछायां दूसरे जीवों में भी बदलने लग। देखते ही देखते उसके सिर के ऊपर दो अमर पक्षियों की परछायां नजर आने लग। अथर्व मंडल के पहले स्तर का योद्धा उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की ताकत देखकर आकर्ष के पीछे चल रहे उरुमी और सूर्य केतु दोनों ने एक साथ चौंक हुए। कहा, इस बात की उम्मीद उन दोनों ने बिल्कुल भी नहीं की थी कि अखाड़े का निर्णायक इतना शक्तिशाली होगा। हालांकि मूल मंडल के 9वें स्तर के योद्धा और अथर्व मंडल के पहले स्तर के योद्धा के बीच में सिर्फ एक ही स्तर का अंतर होता है, लेकिन इन दोनों के बीच की ताकत का अंतर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मूल मंडल के 9वें स्तर का योद्धा सिर्फ बल की ताकत का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वही अथर्व मंडल के योद्धा के पास बल का विस्तृत रूप यानी कि शक्ति होती थी। वैसे तो शक्ति बल का एक बड़ा रूप होती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बल की तुलना शक्ति से की जा सकती थी। उनके अंतर को सिर्फ इस बात से ही समझा जा सकता था कि जब योद्धा अपनी शक्ति या बल का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करता था तो दोनों के बीच का अंतर ही इतना ज्यादा बड़ा होता था कि एक स्तर आगे के योद्धा को आसानी से मारा जा सकता था। बल का सबसे बड़ा स्तर था अग्रिम स्तर, जिसमें प्रवेश करने के बाद योद्धा को 2000 हाथियों की ताकत प्राप्त होती थी। यह बल की चरम सीमा। वहीं अगर बात करें शक्ति की तो इसका पहला ही स्तर योद्धा को 10,000 हाथियों की ताकत प्रदान करता था। और ध्यान देने लायक बात यह थी कि यह शक्ति का सबसे न्यूनतम स्तर होता था, यानी कि बल के सबसे उच्च स्तर और शक्ति के सबसे न्यूनतम स्तर के बीच भी 5 गुना ताकत का अंतर होता था। आकर्ष में
मेरी चिंता छोड़ो और तुम यहाँ से जाओ। जिस प्रकार की ताकत इनके पास है इसके साथ तुम इनका अभी के समय सामना नहीं कर सकते। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की ताकत देख मेहर को आकर्ष की चिंता होने लगी और उसने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश। वह खुद तो पहले ही अपना सब कुछ खो चुका था, तो ऐसे में वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई आकर्ष भी उसी की भांति अपना सब कुछ खो। मैंने कहा ना कि आज मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, आकर्ष ने एक गंभीर स्वर में जवाब दिए। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की ताकत देखने के बाद भी उसके चेहरे के भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। अब मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का आखिरी मौका दे रहा हूँ, चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें आज मरने से कोई नहीं बचा सकता। अपनी भारी आवाज में आकर्ष ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को धमकी। उसके ये शब्द सुनकर पूरे अखाड़े में एक बार फिर से सन्नाटा छा गए। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आकर्ष किसके बल पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ऐसा कौन है जिस पर उसे अंधा विश्वास है कि वह उसे बचा लेगा। क्या दिन आ गए हैं, अब इसके जैसा एक छोटा कीड़ा भी शाही परिवार को धमकी दे रहा है। औकात से बड़ी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी जगह हमारे पैरों में है तो वहां पर रहो, सिर उठाने की हिम्मत मत करो वरना कुचल दिए जाओगे। ठीक इसी समय पर एक बहुत ही कर्कश और गुस्से से भरी आवाज पूरी अखाड़े में गूंजने लगी। जो कोई भी था उसके शब्दों से स्पष्ट हो गया था कि इस अखाड़े में उसका पद काफी ऊंचा। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह। वह करक और गुस्से से भरी आवाज सुनकर सभी मेहमानों का ध्यान अचानक से उस दिशा में मुंडा जहां से वह आवाज आई थी। उस दिशा से दो व्यक्ति हवा में उड़ते हुए आ रहे थे। पहला व्यक्ति एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था जिसने भूरे रंग के कपड़े पहने थे और उसके साथ एक जवान आदमी था जिसने रेशमी वस्त्र पहने थे। जो करक और गुस्से से भरी आवाज अभी सभी को सुनाई दी थी वह इसी बुजुर्ग अवस्था के आदमी की थी जिसने भरे कपड़े पहने थे। प्रणाम संरक्षक, इतनी देर से मुकाबलों का निर्णायक बना वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी उस भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग अवस्था के आदमी को देखकर एक पल के लिए तो चौंक पड़ा, लेकिन फिर बहुत ही जल्द उसने अपने चेहरे के भावों को ठीक किया और सम्मान पूर्वक अपना सिर झुकाकर उसे प्रणाम किए। संरक्षक ये शब्द सुनते ही आसपास बैठे मेहमानों में एक हलचल सी मचक। इसकी वजह ये थी कि इस अखाड़े का संरक्षक कौन है इसके बारे में आज तक किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। किसी ने भी संरक्षक को आज तक नहीं देखा था, तो ऐसे में आज अचानक से संरक्षक का आगे आना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला। आवाज सुनकर आकर्ष ने भी अपनी नजरें ऊपर उठाए और उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की ओर देखा जिसने उसे एक कीड़ा कहकर संबोधित किया था। एक पल के लिए तो उसने उसे घूरा और फिर मेहर को लेकर चुपचाप वहां से जाने लगा। ये दृश्य देख सभी मेहमान चौप पर। संरक्षक के आने के बाद भी आकर्ष बिना किसी डर के अपने साथी को लेकर वहां से जा रहा है। क्या उसे अपनी जान की परवाह नहीं है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? आकर्ष को वहां से जाते देख वह जवान आदमी जो उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के साथ आया था उसने आकर्ष पर चिल्लाते हुए कहा, आकर्ष तुम क्या समझते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम अपार शक्ति विद्यालय के छात्र हो मेरे पिता तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते? यह मत भूलो कि अपार शक्ति विद्यालय असल में शाही परिवार के द्वारा संचालित किया जाता है और मेरे पिता भी शाही परिवार का एक हिस्सा है। इस तरह से मेरे पिता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। वैसे तो इस अपराध के लिए तुम्हें क्षमा नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर तुम इस दास को हमारे हवाले कर दो और खुद 10 बार अपनी नाक जमीन पर रगड़ कर हमसे माफी मांगो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ सकते हैं। यह जवान आदमी कोई और नहीं बल्कि जयंत था, वही जयंत जिसे थोड़ी देर पहले आकर्ष ने गले से पकड़कर हवा में उठा लिया था और फिर अखाड़े से बहुत दूर फेंक दिया। 10 बार नाक रगड़ कर माफ मांगो। जयंत के ये शब्द सुनकर आकर्ष अचानक से अपनी जगह पर रुक गया। उसने अपना सिर उठाया और जयंत की तरफ देखा जैसे वह ये सुनिश्चित करना चाह रहा हो कि उसने जो कुछ सुना है वो बिल्कुल सही है। हाँ, 10 बार अगर तुमने सही से सिर नहीं झुकाया तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी मौत के बारे में बात करने से भी लोग डरेंगे। जयंत ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की ताकत का सहारा लेकर आकर्ष को धमकी। इस दृश्य को देख दर्शकों के चेहरे पर एक हल्की सी दया का भाव आ गए। ये दया का भाव आकर्ष के लिए था। सभी को आकर्ष के लिए बुरा लग रहा था कि एक दास के लिए शाही परिवार से दुश्मनी करके उसने बहुत बड़ी गलती की। जयंत ने अभी जो कुछ भी कहा था वह सच था। सभी के अनुसार आकर्ष का एक
एकमात्र सहारा अपार शक्ति विद्यालय ही था जो राजा के द्वारा संचालित की जाती थी। हालांकि आकर्ष प्रतिभाशाली था, लेकिन ऐसा होना तो बिल्कुल असंभव था कि राजा आकर्ष के लिए अपने परिवार के सदस्यों को नाराज करे। जयंत सूर्यकेतु ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और बहुत ही कर्कश आवाज में जयंत का नाम पुकार। इस समय सिर्फ वही इकलौता ऐसा था जो इस सच को जानता था कि आकर्ष का सबसे बड़ा सहारा अपार शक्ति विद्यालय नहीं बल्कि कुछ और तख्ते हैं जो उसकी दूसरी पहचान के आगे झुकी हुई है। उनमें से एक ताकत तो खुद उसके दादा थे। अगर इस समय वह यहाँ पर होते तो जयंत की यह बात सुनकर कि गुस्से से तिलमिला उठते। पूरी संभावना थी कि वह जयंत की इस धमकी के लिए उसे जान से भी मार दे। उसके दादाजी आकर्ष का कितना सम्मान करते हैं ये सूर्यकेतु से बेहतर और कोई भी नहीं जानता। आकर्ष की मदद से अभी कुछ महीनों पहले उसके दादाजी ने शिल्पकार के 5वें स्तर में प्रवेश किया था। भले ही अब वह एक 5वें स्तर के हथियार शिल्पकार बन गए थे, लेकिन आकर्ष को लेकर उनके मन में सम्मान आज भी उतना ही था जितना पहले था। उसके दादाजी के लिए आकर्ष उनका मास्टर था और अपने मास्टर के लिए वह किसी के भी खिलाफ खड़े हो सकते थे, फिर चाहे राजा और शाही परिवार ही क्यों ना। अब जब जयंत शाही परिवार के नाम पर आकर्ष को दबाने की कोशिश कर रहा था तो फिर सूर्यकेतु चुपचाप खड़े होकर यह सब कुछ होते हुए कैसे देख सकता था। अगर उसके दादाजी को पता चलता है कि उसकी उपस्थिति में भी शाही परिवार ने आकर्ष को धमकाया है तो उसके दादाजी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। सूर्यकेतु, ये आकर्ष और हमारे बीच का मामला है, तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम जितना हो सके इससे दूर रहो। अखाड़े के संरक्षक भूरे रंग के कपड़े पहने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने सूर्यकेतु को समझाते हुए कहा। जब वह सूर्यकेतु से बात कर रहा था तो उसकी आंखों में एक हल्का डर भी दिखाई दे रहा था। आखिरकार सूर्यकेतु उस इंसान का पोता था जिससे उलझने की क्षमता राजा के पास भी नहीं थी। फिर इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता था कि एक अखाड़े का संरक्षक होते हुए वह सूर्यकेतु को गुस्सा दिला। सूर्यकेतु ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के शब्दों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और आकर्ष की मदद के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी आकर्ष ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा उसे संदेश भेजकर उसे इस मामले से दूर रहने को कहा। आकर्ष का ये संदेश जैसे ही सूर्यकेतु के कानों में गूंजा वह पूरी तरह से चौंक पड़। सबसे पहले उसके मन में यही सवाल आया कि क्या आकर्ष के पास दूसरा भी कोई सहारा है जिसके बल पर वह इस पूरी स्थिति से निपट सकता है। आकर्ष की आंखों में वह आत्मविश्वास साफ देख पा रहा था, इसलिए कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने कदम वापस पीछे खींच ली। अगर सच में आकर्ष इस स्थिति को अपने बल पर निपटाना चाहता था तो उसे भी इससे कोई आपत्ति नहीं था। हाँ, अगर बात ज्यादा बिगड़ जाती है तो वह निश्चित रूप से बीच में हस्तक्षेप करने वाला। इधर जब भीड़ ने देखा कि धमकी सुनकर सूर्यकेतु पीछे हट गया है तो सभी को आकर्ष के लिए और ज्यादा बुरा लगने लगा। लगता है इस आकर्ष और सूर्यकेतु के बीच की दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं है। सही कह रहे हो, अगर सूर्यकेतु बीच में हस्तक्षेप करता तो आकर्ष आसानी से इस मुसीबत से बच सकता था, लेकिन उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। निश्चित रूप से आकर्ष इस समय मन ही मन सूर्यकेतु से दोस्ती करके पछता रहा होगा। शायद इसे ही कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, मुसीबत में सब अपने साथ छोड़ देते हैं। हमेशा की भांति दर्शक इस स्थिति में भी चर्चा कर रहे थे। सूर्यकेतु ने जब उनकी बातें सुनी तो उसे थोड़ी झिझक महसूस हो। क्या सच में वह इतना डरपोक था कि शाही परिवार से डरकर अपने दोस्त आकर्ष की मदद नहीं करना चाहता था? सिर्फ उर्मी था जिसने स्थिति को देखकर कुछ अंदाजा लगाया था। वह अच्छे से जानता था कि आकर्ष और सूर्यकेतु के बीच की दोस्ती कितनी गहरी है। अगर इस प्रकार के खतरे में सूर्यकेतु ने अपने पांव पीछे खींचे हैं तो निश्चित रूप से आकर्ष ने उससे कुछ कहा हो, क्योंकि भले ही सूर्यकेतु थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था जो कभी कभी अभिमानी भी बन जाता था, लेकिन वह अपने दोस्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हाँ, देखा तुमने, देख लो तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। जैसे ही इसने शाही परिवार का नाम सुना इसने अपने पांव पीछे खींच लिए। यह है हमारे शाही परिवार की ताकत। अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो जल्दी से अपना नाक जमीन पर रगड़ो और 10 बार माफी मांगो। जयंत ने आकर्ष पर हंसते हुए कहा। इस बार उसके शब्दों का आकर्ष पर कोई भी असर नहीं पड़ा। उसके पूरे चेहरे पर एक अजीब सी शांति। आकर्ष सिंघानिया, क्या तुमने सुना नहीं हमारे छोटे राजकुमार ने क्या कहा? जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही करो, अन्यथा आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। भूरे रंग के कपड़े पहने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कर्कश आवाज में आकर्ष को धमकाते हुए कहा। आकर्ष ने जब कुछ नहीं कहा तो
उन्हें लगा कि शायद आकर्ष डर गया है, लेकिन वास्तविकता पूरी उल्टी थी। वह लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आकर्ष की आंखों का रंग एक बार फिर से बदलकर गहरा नीला होने लगा। लक्ष्य एक बार फिर से आकर्ष पर हावी होने लग। लक्ष्य जैसा इंसान जिसने पूरे महाद्वीप पर अपने समय में तबाही मचाई थी, वह किसी के सामने अपना सिर झुका दे, ऐसा संभव ही नहीं था। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, खत्म कर दो इसे। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अखाड़े के दूसरे कोने की तरफ देखकर किसी को आवाज लगा। आवाज सुनते ही एक आदमी तुरंत आकर्ष को खत्म करने उसकी तरफ बढ़ा। यह आदमी अखाड़े का ही एक कर्मचारी था, लेकिन बाकियों से पूरी तरह अलग। जब उसने अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित की, सिर्फ तब लोगों को पता चला कि आखिर इसमें विशेष क्या है। ये भी एक अथर्व मंडल के पहले स्तर का योद्धा। आकर्ष के करीब पहुंचने के बाद उसने अपना हाथ हवा में उठाया और आकर्ष को जान से मारने की कोशिश, लेकिन तभी स्विश, अचानक से सब कुछ बहुत धीमी गति से होने लगा। हा 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 हा। इसी क्षण पर आकर्ष के भीतर से एक अजीब सी हंसी गूंजने लगा। आकर्ष की आंखों का रंग बदलकर पूरा नीला हो गया, हाथों के नाखून बड़े हो गए और उसके काले बाल बदलकर बैंगनी रंग के होने लगे। कीड़ा मुझे मारने चला है, एक भारी आवाज आकर्ष के अंदर से सुनाई दी। फिर अगले ही पल उसने अपने हाथ की एक उंगली को आगे किया, जिसके भीतर से एक अजीब सी ऊर्जा निकली और एक ही क्षण में अथर्व मंडल के पहले स्तर के उस कर्मचारी का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए। ये सब कुछ एक सेकंड के अंदर हुआ था। इस वजह से खुद आकर्ष भी समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। गुस्से में भले ही लक्ष्य थोड़ी देर के लिए आकर्ष पर हावी हो गया था, लेकिन आकर्ष की आत्मा अभी भी बहुत शक्तिशाली थी, जिसने जल्दी ही शरीर पर फिर से नियंत्रण कर लिया और लक्ष्य एक बार फिर गहरी नींद में सो गए। लक्ष्य की आत्मा उसकी खुद की आत्मा के साथ जुड़ी थी, इसलिए आकर्ष को हल्का सा भी संदेह नहीं हुआ कि लक्ष्य अभी एक सेकंड के लिए बाहर आया था। उसके लिए तो ये सब कुछ ऐसा ही था जैसे उसने खुद प्रहार करके उस अथर्व मंडल के पहले स्तर के योद्धा को खत्म किया, लेकिन इस मामले में लक्ष्य एक कदम आगे था। फिर से नींद में सोने से पहले उसने अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके आसपास के सभी लोगों की यादों को थोड़ा सा बदल दिए। जिस अथर्व मंडल के पहले स्तर के योद्धा को खत्म किया था, उसकी छवि उसने सभी की नजरों में ऐसी बनाई थी कि वह मूल मंडल के तीसरे स्तर का कोई योद्धा था। ऐसा लक्ष्य ने इसलिए किया था ताकि आकर्ष को कभी भी संदेह न हो कि वह आज भी अस्तित्व में है। इधर जब उस भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने देखा कि उसका कर्मचारी मारा गया, तो अब वह खुद आकर्ष पर प्रहार करने आगे बढ़। तुरंत उसके सिर के ऊपर कुछ परछायां नजर आने लगी, जिनमें 3 अमर पक्षियों की परछायां। प्रमुख अथर्व मंडल के दूसरे स्तर का योद्धा उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की वास्तविक ताकत। सभी लोग चौक पर इस पूरे अखाड़े का संरक्षक अथर्व मंडल के दूसरे स्तर का योद्धा है। ये सबकी उम्मीद से परत बहुत जल्द सभी की नजर एक बार फिर से आकर्ष पर आकर टिक गई। सभी को आकर्ष के लिए फिर से बुरा लगने लगा, क्योंकि इस बार आकर्ष का बचना लगभग असंभव था। अखा में अब 2 अथर्व मंडल के योद्धा आ चुके थे, जिसका मतलब था कि आकर्ष अब बचकर भाग भी नहीं सकता है। इस बार तो उसका आसुरी जानवर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अभी सिर्फ अथर्व मंडल के पहले स्तर में था। ऐसा सभी का सोचना था। लगता है मरने की तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है। आकर्ष ने संरक्षक की ओर देखा, जो तेजी से उसकी तरफ उछला था। अभी भी उसके चेहरे के भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। मेहर भाई चलिए यहाँ से। आकर्ष ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया और मेहर को लेकर बाहर जाने लग। ये दृश्य देख बहुत से मेहमानों के रोंगटे खड़े हो गए। वह मन ही मन सोचने लगे कि कहीं यह आकर्ष पागल तो नहीं हो गया है। 2 अथर्व मंडल के योद्धाओं को वह नजरअंदाज कर रहा है। क्या उसे सच में लगता है कि वह उसे कुछ नहीं करेंगे? अपनी मौत को आमंत्रण तो तुम दे रहे हो। भूरे रंग के कपड़े पहने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आकर्ष के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसका गला दबाने की कोशिश करते हुए कहा। उसने आकर्ष का गला पकड़ और उसे उठाने की कोशिश, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया। उसका हाथ अपनी जगह पर स्थिर हो गया था और उसकी सारी ताकत एक पल के लिए गायब हो गई। जयंत, जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहा था, उसके चेहरे के भाव भी अजीब हो गए। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर एक अथर्व मंडल के दूसरे स्तर का योद्धा आकर्ष को उसकी जगह से उठा क्यों नहीं पा रहा। स्वीक स्वीक। ठीक इसी समय पर अखाड़े में तीखी आवाज गूंजी और अगले ही पल मेहमानों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह अपने जीवन भर नहीं भूलने वाले थे। स्विश स्विश। एक साथ 2 तलवारें चली, जिनमें से एक का निशान उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी का हाथ था, जिससे उसने आकर्ष के गले को पकड़ रखा था। ये तलवार आकर्ष ने चलाई थी
थी और कंधे के पास से उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के हाथ को काटकर अलग कर दिया था। दूसरी तलवार उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के गले पर चली जो सुवर्णा ने चलाई। उसका गला किसी गेंद की भांति उड़ता हुआ दूर जा गिर। अजीब बात यह थी कि इन दो प्रहार के होने के बाद भी उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कोई भी प्रकार की आवाज नहीं की थी, ना ही कोई प्रतिक्रिया दत्त। एक धड़ाम की आवाज के साथ उसे बुजुर्ग अवस्था के आदमी का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर के आसपास का सारा क्षेत्र खून से सन गए। सभी की नजरें सबसे पहले संरक्षक की ओर गई और फिर वह सभी सुवर्णा की तरफ देखने लगे जो हवा में उड़ रही थी। एक बार फिर उसकी छोटी सी तलवार खून से सनी गई थी और उसके ऊपर से बूंद बूंद करके खून गिर रहा था। वैसे तो यह नजारा सभी दर्शक दूसरी बार देख रहे थे, इसलिए उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन था बिल्कुल उल्ट। पिछली बार की तुलना में इस बार सभी की हैरानी और भी ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि सुवर्णा ने जिसको खत्म किया था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह इस अखाड़े का संरक्षक था जो आज तक अपनी पहचान छुपा कर बैठा था। ऊपर से वह एक अथर्व मंडल के दूसरे स्तर का योद्धा भी। एक ऐसे योद्धा को खत्म करना, वह भी सिर्फ एक प्रहार में, ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। संरक्षक को खत्म करने के बाद सुवर्णा वापस से आकर आकर्ष के कंधे पर बैठ गई और बड़ी उम्मीद से आकर्ष की ओर देखने लग हुआ। उम्मीद कर रही थी कि आकर्ष उसकी तारीफ करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो। अखाड़े में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। पहले लोग हैरानी से चुप हुए थे, इस बार सब डर से चुप हो गए थे। सबसे ज्यादा खराब हालत तो जयंत की थी जो थोड़ी देर पहले आकर्ष को धमकी दे रहा था। इस बार उसकी लून सच में गीली होने को आए। एक छोटी सी चूहिया जिसको कोई चाहकर भी गंभीरता से नहीं ले सकता था, उसने कुछ ही देर में शाही परिवार के 2 विशेष कर्मचारियों को खत्म कर दिया था। नहीं, यह नहीं हो सकता, एक चूहा इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? जयंत ने एक दबी हुई आवाज में अपने आप से कहा। उर्मी, क्या तुमने देखा अभी क्या हुआ? सूर्य केतु ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर उर्मी से पूछ। हाँ, मैंने देखा। संरक्षक का शरीर अपनी जगह बिल्कुल स्थिर हो गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डाकुओं के पहले सरदार का शरीर स्थिर हुआ था। क्या यह आकर्ष की उस शैतानी युद्ध कला की वजह से हुआ? उर्मी ने जवाब दिए। देखा तो दोनों ने था कि संरक्षक अपनी जगह पर स्थिर हो गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से दोनों को ही पता नहीं था कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या ऐसी कोई युद्ध कला सच में थी जो किसी भी मंडल के किसी भी स्तर के योद्धा को अपनी जगह स्थिर कर सकती थी? डाकुओं के पहले सरदार का तो समझ में भी आ रहा था, क्योंकि उसका ऊर्जा स्तर आकर्ष के ऊर्जा स्तर से ज्यादा आगे नहीं था, लेकिन अथर्व मंडल के दूसरे स्तर का योद्धा उसे आकर्ष भला अपनी शैतानी युद्ध कला का शिकार कैसे बना सकता था? कितना खौफनाक जीव है। कुछ देर पहले इसने मूल मंडल के 9वें स्तर के योद्धा को खत्म किया और अब अथर्व मंडल के दूसरे स्तर के योद्धा को। क्या ये सच में एक अथर्व मंडल के पहले स्तर का ही आसुरी जानवर है? इस आकर्ष को यह इतना खतरनाक आसुरी जानवर आखिर मिला कहां से? और अगर यह इसे कहीं से मिल भी गया है तो भी यह इसकी बात मान क्यों रहा है? सभी के मन में इस तरह के कई सवाल चल रहे थे, लेकिन आकर्ष अभी भी बिल्कुल शांत। संरक्षक को खत्म करने के बाद उसने अब उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की तरफ देखा जो निर्णायक का काम कर रहा था। उस आदमी ने जैसे ही आकर्ष की नजर अपने ऊपर महसूस की तो डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा तक पीला पड़ गए। संरक्षक उससे ज्यादा शक्तिशाली था। अगर वह भी आकर्ष के आसुरी जानवर के हाथों मारा गया था तो फिर वह तो उस आसुरी जानवर के सामने कुछ भी नहीं था। अखाड़े से संबंधित लोगों में सबसे पहले हिम्मत जयंत की टूटी। वह डरते हुए पीछे हटने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो? अचानक से एक कर्कश और खौफनाक आवाज ने जयंत को उसकी जगह पर ही रुकने के लिए मजबूर कर दिए। जैसे ही जयंत के कानों में यह आवाज पड़ी तो उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ नजर आने लग। थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैंने तुम्हारे सामने अपना नाक रगड़ कर 10 बार माफी नहीं मांगी तो तुम मुझे जान से मार दोगे। तो अब वही शर्त मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। अगर तुमने 10 बार नाक रगड़ कर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी जान भी इस संरक्षक की तरह चली जाएगी। बड़े ही कठोर लहजे में आकर्ष ने जयंत से कहा। उसकी आंखों में इस समय इतना गहरा कत्ल का भाव था कि जयंत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को जकड़ लिया। तुम मुझे नाक रगड़ कर माफी मांगने का कह रहे हो? डर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन जयंत इस तरह से सभी के सामने अपना सिर नहीं झुक सकता था। आखिरकार वह एक राजकुमार था, उसका स्वाभिमान उसे किसी के भी सामने सिर झुकाने से रोक रहा था। तुम्हारे पास सिर्फ आधे मिनट का समय है ये सोचने के लिए
कि तुम्हें क्या करना है। अगर समय खत्म होने से पहले तुमने अपना सिर नहीं झुकाया तो फिर झुकाने के लिए सिर बचेगा ही नहीं। अपनी तलवार पर से खून साफ करते हुए आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में कहा। सुवर्णा भी अब अपनी तलवार साफ करने लगी थी और जयंत की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसका तीसरा शिकार वही होने वाला। राजकुमार को खतरे में देख आसमान में उड़ रहे उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने बीच में हस्तक्षेप करना चाहा, लेकिन जब उसने देखा कि सुवर्णा इस समय उसी की तरफ देख रही है तो वह अपनी जगह पर ही रुक गए। राजकुमार की जान जरूरी थी लेकिन यह उसकी खुद की जान से ज्यादा कीमती नहीं था। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ हॉट कहानियां यूट्यूब फॉर यूट्यूब वन। एक अथर्व मंडल के दूसरे स्तर के योद्धा को खत्म करने में सक्षम थी तो उसके जैसा अथर्व मंडल के पहले स्तर का योद्धा तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। देखा जाए तो राजकुमार पारस के महल का सदस्य होने के कारण उसका कर्तव्य था कि वह राजकुमार जयंत की सुरक्षा करे, लेकिन जब उसने परिणाम के बारे में सोचा तो उसने अपने पांव पीछे खींच ली। उससे डर था कि अखाड़े के संरक्षक की तरह उसे भी मौत की गहरी नींद में सोना पड़ सकता। सिर्फ 20 सेकंड का समय बचा है, जल्दी सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में कहा। उसका एक एक शब्द जयंत को लाचारी महसूस करवा रहा था। राजकुमार पारस का बेटा होने के बावजूद वह कुछ भी करने में असम है, ये सोचकर उसे मरने का मन कर रहा था। वहां पर खड़े होकर देख क्या रहे हो, मारो इसे, जयंत ने अखाड़े के निर्णायक को आदेश देते हुए कहा, लेकिन निर्णायक ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर झुका लिए। इस आकर्ष को मारो, क्या ऐसा करने की क्षमता मेरे पास है? अगर मैं इसे खत्म कर पाता तो तुम्हारा आदेश का इंतजार क्यों करता? निर्णायक ने मन ही मन अपने आप से कहा। इसके बाद उसने कुछ देर तक तो सोचा और फिर सभी के सामने एक तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा, आज और अभी से मैं राजकुमार पारस के महल से अपने आप को अलग करता हूं। अब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं और आज के बाद मेरा और राजकुमार पारस के महल का कोई भी संबंध नहीं होगा। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया वह एक रोशनी में बदला और जितना हो सके उतनी तेज रफ्तार से वहां से भाग गए। ये दृश्य देख सभी मेहमान बड़े ही अजीब तरीके से एक दूसरे की ओर देखने लग। अखाड़े का निर्णायक जो कि अथर्व मंडल के पहले स्तर का योद्धा है वह इस तरह से डरकर भाग गया। कुछ ही देर में लोगों को उसके भागने का कारण भी समझ में आ गए। निर्णायक ने असल में समझदारी दिखाई थी क्योंकि वह जानता था कि अगर वह आकर्ष पर हमला करेगा तो उसका मरना निश्चित है और अगर वह चुपचाप यहाँ पर खड़े होकर राजकुमार जयंत की बेइज्जती होते देखता तो राजकुमार पारस के हाथों मारा जाता। ऐसे में यहाँ से भागना उसका फैसला नहीं बल्कि कि उसकी मजबूरी हो गई थी। जब दोनों तरफ ही मौत लिखी थी तो समझदारी इसी में थी कि बीच का कोई रास्ता चुना जाए, इसलिए उसने राजकुमार के महल के साथ अपने सारे संबंध तोड़े और बचकर निकल गए। निर्णायक का इस तरह से भागना जयंत के लिए एक काफी बड़ा झटका था। उसके दिल में जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी वह निर्णायक की वजह से ही थी। अब वह उसके भागने के बाद में पूरी तरह से लाचार हो गया। 10 सेकंड का समय बचा है, आकर्ष ने एक बार फिर से कर्कश आवाज में कहकर जयंत को उसकी स्थिति का आभास करवाए। वैसे वह चाहता तो यहाँ से चुपचाप जा सकता था, लेकिन वह जानबूझकर जयंत के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था क्योंकि जयंत ने बार बार अपने परिवार का सहारा लेकर उसे धमकाया था। तो वह भी अब जयंत को इस बात का आभास करवा देना चाहता था कि जिस परिवार के दम पर वह इतना उछल रहा है वह परिवार हर समय उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। जैसा वह चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। जयंत अब महसूस करने लगा था कि वाकई इस समय वह बहुत ज्यादा लाचार है। अगर उसने अब भी घुटने नहीं टेके तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठे। अक्सर मुश्किल समय में ही इंसान को पता चलता है कि कौन उसके साथी है और कौन नहीं। जिस परिवार के दम पर वह इतना उछल रहा था उस परिवार का एक भी सदस्य आज उसे बचाने आगे नहीं आ रहा था। यह उसे महसूस करवा रहा था कि आज तक वह गलत लोगों के साये में रहा था और उनके बल पर ही अभिमान दिखा रहा था। मौत के डर के सामने उसे अचानक से यह महसूस हुआ कि उसका अभिमान कोई मायने नहीं रखता है और केवल जीवित रहना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आकर्ष, आज के इस अपमान का समय आने पर मैं तुमसे 1000 गुना बदला लूंगा, तुम्हें इतना प्रताड़ित करूंगा कि तुम्हारी आत्मा तक कांप उठे। जयंत ने अपने गुस्से को अपने मन में ही दबाते हुए अपने आप से कहा। उसने मजबूरी में आखिरकार अपने घुटने टेक दिए और आकर्ष के सामने अपना सिर भी झुका लिए। फिर उसने जोर से अपना सिर जमीन पर पटक बैंग में जयंत अपने किए के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। जयंत ने पहली माफी मांग बैंग में जयंत अपने किए के
लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, फिर दूसरी माफी मांग बैंग में जयंत अपने किए के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, फिर तीसरी माफी बैंग में डॉक्टर, चौथी माफी। इसी तरह अपना सिर पटक पटक कर जयंत ने 10 बार माफी मांगी। इस समय वह कितना अपमानित महसूस कर रहा था ये सिर्फ वही जानता था, इसलिए जैसे ही उसने 10वीं माफी खत्म की वह सीधा आसमान की ओर उछला और वहां से गायब हो गए। वह अब एक पल भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। जयंत के वहां से जाने के बाद अखाड़े के बाहर बैठे बाकी मेहमान उस पर हंसने लगे। सामान्यतः जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो लोग दो समूहों में बंट जाते हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा था जब सभी जयंत के ऊपर हंस रहे थे। एक भी ऐसा नहीं था जिसको उस पर दया आ रही थी। इस जयंत ने तो आज हमारी आंखें खोल दी। इतने समय से लग रहा था कि शाही परिवार के लोग स्वाभिमान को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन आज पता चला कि मौत के सामने इनका स्वाभिमान भी झुक जाता है। सही कहा, 10 बार माफी, वह भी नाक जमीन पर टेक कर। इतना अपमान तो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी ने भी शाही परिवार का किया होगा। इसने तो पूरे शाही परिवार का नाम डुबा दिया है। मेहर भाई चलिए यहाँ से, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए मेहर से कहा और उसे अपने साथ लेकर अखाड़े से बाहर आ गए। इस बार किसी ने भी उसका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं। अखाड़े के सभी कर्मचारी लाचार होकर उसे जाता देख रहे थे। वैसे ऐसा करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। उनके अखाड़े के 2 बड़े अध्यक्ष पहले ही मारे जा चुके थे, तो ऐसे में उनके जैसे साधारण कर्मचारी आकर्ष का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे करते। आकर्ष आगे आगे चल रहा था और मेहर, सूर्यकेतु व उरुमी के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था। इस समय उसके मन में कई बातें चल रही था। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि कुछ ही सालों में वह लड़का जो कभी उससे कमजोर हुआ करता था इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे 1 गुना ताकतवर योद्धा को अपनी उंगलियों के इशारे पर मरवा दे। वह आकर्ष जिसकी कभी उसने जान बचाई थी वह सबको अपना दुश्मन बनाकर उसे बचाने इस तरह से आगे आएगा। और सबसे ज्यादा हैरान तो मिहिर को आकर्ष की उस छोटी सी चूहिया यानी सुवर्णा ने किया था, जिसे वह हमेशा से एक छोटी और प्यारी चूहिया मानता हुआ आया था। वह इतनी शक्तिशाली और खूंखार होगी इसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की था। उन दोनों की ताकत देख मेहर के मन में उम्मीद की एक ज्वाला जाग उठ। अभी के समय इन दोनों की जितनी ताकत है उसके साथ हमारा गुरुकुल एक बार फिर से अपने शिखर पर पहुंच जाएगा। मिहिर ने मन ही मन अपने आप से कहा। उसके ठीक पीछे सूर्यकेतु और उरुमी चल रहे थे। उनके चेहरे के भाव कुछ अलग ही थे। दोनों गहरी सोच में डूबे हुए थे। ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उन्हें चाहिए थे, लेकिन अफसोस वह सीधे आकर्ष से सवाल पूछ नहीं सकते थे। स्वीक जैसे ही वह चारों अखाड़े के क्षेत्र से बाहर निकले, सुवर्णा जो कि इतने समय से बहुत ही ज्यादा खुश और उत्साहित लग रही थी वह वहीं आकर्ष के कंधे पर लेट गई और एक धीमी आवाज में आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष से कहा, अब आप आगे संभाल लीजिएगा, ठीक है, तुम आराम करो। आकर्ष ने प्यार से सुवर्णा के सिर को स्पर्श करते हुए कहा। जब अखाड़े के संरक्षक ने आज आकर्ष को ने की कोशिश की थी तब सुवर्णा ने उसे रोकने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। आत्म वज्र अपनी आत्मिक युद्ध कला का इस्तेमाल करके उसने उस संरक्षक की आत्मा को एक क्षण के लिए प्रभावित कर दिया था, जिस वजह से आकर्ष आज बच पाया था। अपनी युद्ध कला का इस्तेमाल करने के बाद वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए अब फिर से उसे शक्ति हासिल करने के लिए सोने की जरूरत। वैसे थकावट तो उसे काफी समय पहले ही महसूस होना शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय उसने जानबूझकर अपने आप को जगा कर रखा ताकि किसी को भी इस बात पर संदेह ना हो कि वह सिर्फ एक ही बार अपनी आत्मिक युद्ध कला का इस्तेमाल कर सकती है। अगर संदेह हो जाता तो निर्णायक कभी भी डरकर नहीं भाग। बाहर बाजार में आने के बाद आकर्ष बाकी सबके साथ एक सराय में ठहरा, जहां पर उसने सबसे पहले सुवर्णा को बिस्तर पर सुलाया। इसके बाद उसने मेहर को नहाने के लिए भेजा ताकि वह अपने आप को स्वच्छ कर सके। इसी बीच आकर्ष, सूर्यकेतु और उरुमी कमरे में बैठकर आपस में बातें करने लगा। आकर्ष, जिस लड़के को बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा जोखिम उठाया है, बताओगे कि यह कौन है? सूर्यकेतु ने उत्सुकतावश पूछा। तो उसे पहले से पता था कि मेहर सप्तशोरी गुरुकुल का शिष्य है, लेकिन वह उसकी पहचान के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं जानता था। वह ये जानना चाहता था कि आखिर इस मेहर में ऐसा क्या विशेष है जिसके लिए आकर्ष ने इतना जोखिम उठा लिए। किसी सामान्य शिष्य के लिए तो कोई इतना जोखिम नहीं उठाए, वह मैं बड़े भाई के जैसा है। सप्तशोरी गुरुकुल में जितने भी उच्च अधिकारी थे उनमें मेरे सबसे करीबी विभाग प्रमुख मानव थे। उन्होंने कई बार मेरी जान बचाई थी। यह उन्हीं का बेटा है। इसने भी
गुरुकुल में मेरी भरपूर मदद की थी, यहाँ तक कि जब गुरुकुल नष्ट हो रहा था तब इन सब ने मिलकर सिर्फ मुझे बचाने के लिए अपने आप खतरे में डाल दिया था। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ विभाग प्रमुख मानव की वजह से, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरुकुल के शिष्य आज भी जिंदा होंगे, विशेषकर मेरे भाई जिंदा होंगे। इसकी तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आज वह एक दास बन चुके हैं, इसके पीछे भी जरूर त्रिपुर गुरुकुल का ही हाथ है। अतीत की बातों को याद करते हुए आकर्ष ने कहा, त्रिपुर गुरुकुल अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगा है, ये जानते हुए भी कि एक योद्धा के लिए उसका स्वाभिमान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उन्होंने मिहिर भाई को एक दास बनाया। अखाड़े के कर्मचारियों के द्वारा भी लगता है इन्हें काफी ज्यादा परेशान किया गया है, वरना यह ऐसी स्थिति में नहीं होते। सूर्य केतु ने कहा, दास का जीवन बहुत मुश्किलों भरा होता है। जिनके पास ताकत होती है वह अपनी इच्छा अनुसार इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। आकर्ष ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, इस बार तो त्रिपुर गुरुकुल सच में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। समय निकालकर मुझे भी उनसे अपना बदला लेना है। उरुमी ने एक गुस्से से भरी आवाज में कहा। कमरे में एक गंभीर सन्नाटा था। तीनों एक बात से सहमत थे, पर तीनों के रास्ते अलग थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि तीनों के रास्ते में त्रिपुर गुरुकुल आ रहा था। जब से आदि स्रोत गुरुकुल त्रिपुर गुरुकुल के साथ मिला था, उरुमी ने उनसे अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे, लेकिन ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं थी। यहाँ तक कि त्रिपुर गुरुकुल के भी बहुत कम शिष्य थे जो इस बारे में जानते थे। जब आकर्ष मेहर के बारे में सोच रहा था तो इस दौरान उसके मन में यह सवाल भी आया कि क्या मेहर की तरह उसके गुरुकुल के बाकी शिष्य भी जिंदा बचे होंगे। आकर्ष इसी बीच कमरे में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। यह मेहर था जो नहाकर आया था। नए कपड़े पहनने के साथ साथ उसने अपने चेहरे को भी ढक लिया था ताकि उसके चेहरे पर बना वह निशान कोई देख न सके। मेहर भाई, मुझे बस थोड़ा समय दीजिए, मैं बहुत जल्द आपके चेहरे पर से यह निशान हटा दूंगा। देखना, कुछ समय में आपका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। आकर्ष ने आश्वासन देते हुए कहा। अब वह एक चौथे स्तर का वैद्य बन चुका था, इसलिए कई ऐसी दवाएं का निर्माण कर सकता था जो बहुत ही कम समय में चेहरे के गहरे घावों को भर सकती थी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिहिर ने बड़ी ही विनम्रता के साथ आकर्ष के प्रस्ताव को ठुकरा दिए। कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों? आकर्ष ने हैरान होकर पूछ। सूर्य केतु और उरुमी भी मेहर के इस जवाब से हैरान। जिस निशान के साथ इतनी बुरी यादें जुड़ी थी, आखिर मेहर उसे हटाना क्यों नहीं चाहता था? अभी के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये निशान मेरे चेहरे पर रहेगा, यह मुझे याद दिलाता रहेगा कि मेरी मंजिल त्रिपुर गुरुकुल को नष्ट करना है। जब तक वह नष्ट नहीं हो जाता तब तक मैं